हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं पायल सिंह और आज हम कर रहे हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। व्हाट इज नेशनलिज्म? Nationalism is a very strong sentiment, a feeling of love and pride towards one's nation. जब आप अपने देश के प्रति प्रेम और सद्भावना रखते हैं, उस फीलिंग को नेशनलिज्म कहते हैं. This is a very fundamental thing for the progress and the unity of a nation. ये बहुत important है किसी भी देश के लिए. And the idea of nationalism started originating in the late 19th century. People were inspired by French Revolution. The idea that came from the French Revolution were liberty, equality, democracy, and that inspired the people. Now, just not that. The result of revolt of 1857 also resulted in the growth of nationalism. The sacrifices made by Rani Lakshmi Bai, Nana Sahib, Tantia Tope, and Mangal Pandey inspired the people. Now we will study about the factors that led to the growth of nationalism in India. सबसे जो पहला फैक्टर है वो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. कैसे अंग्रेजों ने इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया इंडियंस को, जिसकी वजह से लोगों में विद्रोह की भावना आई. नाउ, repressive colonial policies, socio-religious reform movements, and the role of press. So these are the factors that led to the growth of nationalism. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक तौर पे शोषण करना हिंदुस्तानियों का. The Indians soon realized that the general aim of the British was to promote their own interest at the cost of the welfare of Indians. The economic exploitation was done to the different sections of the Indian society. Peasants हो गए, artisans हो गए, craft person हो गए, working class हो गए, इन सबका आर्थिक तौर पे शोषण किया गया. Peasants कैसे? The government took away large part of their produce in the form of land revenue and other taxes. This eventually led them to the money lenders and the landlords, and they had to take loan from them. अगर वो लोन नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमीनें उनसे ले ली जाती थी. Artisans and craftsmen were also affected. The English East India Company used the political power to destroy the Indian handicraft and industry. बाहर से बनी हुई चीजें, इंडस्ट्रियल गुड्स वर फ्लडेड इन द इंडियन मार्केट. क्यों? क्योंकि उस पे या तो बहुत नॉमिनल ड्यूटी होती थी या फिर वो ड्यूटी फ्री होते थे. वेयर एज द फिनिश गुड दैट वर गोइंग फ्रॉम इंडिया टू द यूरोपियन मार्केट हैड वेरी हेवी ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन इट. ऑब्वियसली उनकी मार्केट धीरे धीरे खत्म होने लगी क्योंकि चीजें महंगी थी ड्यूटीज लगने की वजह से, तो उसकी खरीदारी कम हो गई और इसकी वजह से जो हैंडीक्राफ्ट मार्केट था वो अफेक्ट हुआ इंडिया में बहुत बुरी तरह. जो आर्टिजन्स थे और वो क्राफ्टमैन थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए इवेंचुअली. एजुकेटेड इंडियन क्लास भी इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट हुआ. द जॉब्स ऑफ इंडियंस वर ओनली लिमिटेड टू द गवर्नमेंट सर्विसेज और वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा था और एक समय के बाद प्रमोशन भी नहीं था इंडियंस का गवर्नमेंट जॉब्स में. यही नहीं, जो वर्किंग क्लास था, जो फैक्ट्रीज में काम कर रहा था, ज्यादातर फैक्ट्रीज ब्रिटिश ओन थी, तो वहां भी जो वेजेस थे, जो सैलरी थी वो कम थी, वर्किंग आवर्स ज्यादा थे, कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस पुअर थी, जिसकी वजह से उनका आर्थिक तौर पे शोषण किया जा रहा था. तो ये तो हो गया इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. अब आते हैं रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज पे. Repressive colonial policies क्या थे? The nature of the British colonial policies over India helped the growth of national sentiments among the Indians. जो भेदभाव हुआ, यूरोपियंस के लिए अलग रूल और इंडियंस के लिए अलग रूल. कौन कौन से ऐसे रिप्रेसिव पॉलिसीज थे जिसकी वजह से विद्रोह हुआ या नेशनलिज्म की फीलिंग जागृत हुई लोगों में? सबसे पहली जो थी, लॉर्ड लाइटन ने ग्रैंड दरबार ऑर्गेनाइज किया 1877 में to declare Queen Victoria as the Empress of India. उस समय बहुत ही बुरा फेमाइन आया हुआ था और लोग वैसे ही भूखमरी से जूझ रहे थे और इतना सारा पैसा सिर्फ एक दरबार को ऑर्गेनाइज करने में लगा दिया गया जिसकी वजह से लोगों में बहुत नाराजगी थी. लॉर्ड लाइटन ऑल्सो इंट्रोड्यूस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट. वर्नाक्यूलर मतलब लोकल लैंग्वेज में जो प्रेसेस थी, इंडियन प्रेस, उस पे कर्टेल किया गया.
कि अगर आप कुछ भी सरकार के खिलाफ लिखते हैं तो उस कंडीशन में आपको या तो फाइन होगा, जेल होगी और आपकी प्रेस भी बंद कर दी जाएगी. दैट मीन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाज कर्टेल्ड. जबकि यूरोपियन प्रेस के लिए ऐसा नहीं था, इंग्लिश प्रेसेस के लिए ऐसा कुछ नहीं था. ऑब्वियसली इंग्लिश प्रेस लिखेगी भी नहीं अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी, बिकॉज दे वर ऑब्वियसली इंग्लिश. अगला जो पॉलिसी था वो था इंडियन आर्म्स एक्ट. वो भी 1878 में आया, लॉर्ड लाइटन के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ. और आर्म्स एक्ट में ये था कि जो इंडियंस थे वो कोई भी आर्म्स बिना लाइसेंस के नहीं रख सकते. ना वो रख सकते हैं, ना वो बेच सकते हैं, ना वो खरीद सकते हैं. वेयर एज द यूरोपियंस कुड कीप द आर्म्स विदाउट एनी लाइसेंस. अगेन अ डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी. तो ये लोगों के अंदर एक विद्रोह की भावना जागृत करती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, द एज लिमिट फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, जो आज के आईएएस एग्जाम्स हैं, तब आईसीएस कहलाते थे. और एग्जाम्स की जो एज लिमिट थी वो 21 साल से घटाकर 19 साल कर दी गई. वो भी इंग्लैंड में हुआ करता था, जहां पे इंडियंस पहुंच ही नहीं पाते थे. तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन. अगर एग्जाम्स में इंडियंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिशर्स ही होंगे, इंडियंस होंगे ही नहीं. तो गवर्नमेंट जॉब्स वैसे ही इंडियंस को नहीं मिलेगी. सो अगेन अ वेरी रिप्रेसिव पॉलिसी. नाउ another important bill that was passed was the Ilbert bill, which later on became a controversy. क्योंकि जो lawmakers थे वाइसरॉयज काउंसिल के, they prepared a bill and it was known as Ilbert bill, क्योंकि उसको head कर रहे थे इल्बर्ट. And this act tried the Britishers to introduce equality between British and Indian judges in India, but it was revoked, it was taken back, क्योंकि यूरोपियंस ने इसका विद्रोह किया. अब था क्या इल्बर्ट बिल? ये एग्जाम में आता है, 2 मार्कर क्वेश्चन है. वर्नाक्युलर प्रेस भी आता है, आर्म्स एक्ट भी आता है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के बारे में भी पूछा जाता है. तो ये आप याद रखिएगा, ये सारे रिप्रेसिव पॉलिसीज. और ये मैक्सिमम रिप्रेसिव पॉलिसीज जो थी वो लॉर्ड लाइटन के द्वारा इंट्रोड्यूस हुई थी. तो इस बार के स्पेसिमेन पेपर में भी क्वेश्चंस आया है कि explain the 4 repressive policies introduced by Lord Lytton. वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे. बट अभी आते हैं इल्बर्ट बिल पे. इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल ये था कि that the European criminals were not tried by the Indian judges. They were only tried by the European judges. अब इल्बर्ट बिल ने इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए पॉलिसी लाई कि now every European criminal can be tried by the Indian judges. जब ये बिल आया तो इसका विद्रोह हुआ, इसका अपोज किया यूरोपियंस ने कि नो, वी डू नॉट वांट टू बी ट्राइड बाय द इंडियन जजेस. और ये बिल वापस ले लिया गया. जैसे ही ये बिल वापस लिया गया, हिंदुस्तानियों में एक बहुत गुस्सा फूटा. उनको लगा कि भाई ये ऐसे कैसे, एक तो आपने सही चीज करने की कोशिश की है बाय रिमूविंग दिस डिस्क्रिमिनेशन, और अब आप उस बिल को वापस ले रहे हैं. तो दैट वाज अगेन अ feeling of anti-British policy against the Indians, which eventually led to the rise of nationalism among Indians. Now, this is the question in your specimen paper. Lord Lytton's repressive policy led to the growth of nationalism. Mention any 4 policies enforced by him. तो आपको ये याद रखना है. Vernacular Press Act, Arms Act, Queen's Darbar, and of course the examination that were held in England, and the age limit that was reduced from 21 to 19. So these were the repressive policies. Now, development of transport and means of communication. जो ट्रांसपोर्टेशन में डेवलपमेंट हुआ, दैट इज रेलवे लाइंस बिछ रही थी, उसने लोगों को कनेक्ट किया. पीपल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, दे ऑल गॉट कनेक्टेड बिकॉज it gave the Indians a sense of oneness, which further led to the growth of nationalism. Influence of Western education. एक तरफ तो Indians Western education का बहिष्कार कर रहे थे. उनको लग रहा था कि Western education is going to interfere into the culture of India. But जो Indians Western education को पढ़ रहे थे वो बहुत ज्यादा influence हुए by the ideologies of Voltaire, Rousseau, Locke and Karl Marx.
इनकी फिलोसफीज वो पढ़ रहे थे और दे बिकेम अवेयर ऑफ द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इनसे इनको ये प्रभावित हुए काफी काफी ज्यादा और उनको लगा कि जब बाकी देश में मोनार्की खत्म हो रही है, डेमोक्रेसी आ रही है, तो हम भी ये ब्रिटिश रूल खत्म करके डेमोक्रेसी क्यों नहीं स्टैब्लिश कर सकते। तो ये एक वजह थी। अब आते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पे। हमारे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, स्वामी विवेकानंद, ये सारे सोशल रिफॉर्मर्स, दे वर द ग्रेट पायनियर्स ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। इनकी जो मूवमेंट थी उसका मेन मकसद था एबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम, पर्दा सिस्टम, सती सिस्टम एंड इन्फेंटिसाइड। तो इन सारे सोशल इविल्स को ये हटाना चाहते थे समाज से। इनका मानना था कि ये समाज को पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं एंड इफ वी वांट टू बी डेवलप्ड नेशन वी शुड गेट अवे फ्रॉम दी सोशल इविल्स। राजा राम मोहन रॉय, जो कि फादर ऑफ द इंडियन रेनाइसेंस भी कहे जाते हैं, he was from Bengal and he is considered to be the greatest social and religious reformer of the 19th century। कई बार क्वेश्चन आता है राजा राम मोहन रॉय पे। राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फूले, इनको अच्छे से आप कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। नाउ राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने एक ब्रह्म समाज की स्थापना की एंड ही प्रमोटेड मोनोथिज्म। मोनोथिज्म मतलब कि बस एक ही भगवान है और ही डिडंट बिलीव इन आइडल वर्शिप। मूर्ति पूजा में वो बिलीव नहीं करते थे। उनका मानना था कि आप अच्छे कर्म करो, यूनिटी रखो रिलीजन के बीच में, चैरिटी करो, गुड मॉरल वैल्यूज रखो, प्रेयर करो, मेडिटेशन करो, लेकिन वो मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे। ही वॉज टोटली अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे एंड ही प्रमोटेड एंड कैंपेन्ड अगेंस्ट एबोलिशन ऑफ सती। विलियम बेंटिक ने इनके कहने पे, इनके इनिशिएटिव लेने पे सती सिस्टम को इलीगल ठहराया एंड इट बिकेम अ पनिशेबल लॉ इन 1821। तो ये था कंट्रीब्यूशन राजा राम मोहन रॉय का टू इरेडिकेट अ सोशल इविल लाइक सती प्रथा। सती प्रथा क्या था? जब किसी औरत के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वो लेडी, वो विमेन, वो अपने आप को भी अपने हस्बैंड के फ्यूनरल पायर में जला के खत्म कर देती थी। व्हाट अ ग्रूसम एंड क्रूएल ट्रेडिशन टू फॉलो। सो यस, he was totally against it. He campaigned against it. Just not that, he was against polygamy also, child marriage also. He advocated women's remarriage। जब विडो हो जाते थे, कम उम्र में विडो हो जाते थे क्योंकि चाइल्ड मैरिजेस तब होती थी। 7 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची अगर विडो हो गई है तो उसको एक बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ जीनी पड़ती थी। So he was totally against them. He promoted widows remarriage and he also objected to the Vernacular Press Act, that is, which was introduced by Lord Lytton. He said press should be free to express itself. So he opposed that. He also requested that the appointment of the Indians should be in the higher post and it should be also in the courts. तो ये था राजा राम मोहन रॉय, बहुत ही फेमस इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे। आते हैं ज्योतिबा फूले पे। ही वॉज ऑल्सो एन अर्बन एजुकेटेड मेंबर, बट वो लो कास्ट से बिलोंग करते थे और लो कास्ट से बिलोंग करने की वजह से उनको उनके जो एक्सपीरियंसेस थे वो काफी बिटर थे। उनको ही वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ द हिंदू रिलीजन एंड कस्टम, क्योंकि हमारा जो धर्म था वो कास्ट सिस्टम पे बहुत ज्यादा फोकस करता था और बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था बिटवीन हाई कास्ट एंड लो कास्ट। तो वो इसके टोटली अगेंस्ट थे क्योंकि उन्होंने खुद बहुत झेला होता है। 1851 में ज्योतिबा फूले along with his wife he set up his first girls school in Pune। वो गर्ल्स एजुकेशन के फेवर में थे। उन्होंने अनटचेबल्स के लिए भी एजुकेशन सिस्टम प्रमोट किया। यही नहीं, उन्होंने एक प्राइवेट ऑर्फनेज की भी स्थापना की फॉर द विडोज। He made people of deprived classes aware about their right and liberated them। ये जो
अनटचेबल्स के साथ भेदभाव होता था। इसके लिए उन्होंने बहुत लोगों को जागरूक किया। उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे आप जब तक एजुकेटेड नहीं होगे तब तक आपको अपने राइट्स और अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा और आप अपने अधिकार मांग नहीं पाओगे। तो ही प्रमोटेड एजुकेशन फॉर द sections of the different sections of the Indian society who were being deprived of it. He also opened a Satya Shodhak Samaj that was founded for the social justice of the weaker section of the society. ये जो एसोसिएशन थी, जो भी वीकर सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी थी, चाहे वो अनटचेबल्स हो, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो विडोज हो, उनके साथ न्याय हो, उनको न्याय मिले, ये ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए काम करती थी। He also wrote a very famous book called गुलामगिरी। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, जहां पे उन्होंने बताया कि कैसे एक लो कास्ट पर्सन कितने हार्डशिप से गुजरता है, कितना डिस्क्रिमिनेट किया जाता है समाज में। ये सब कुछ उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी में लिखी। ये हो गए ज्योतिबा फुले। अब आते हैं स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद पे। स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद दोनों ही ब्रिटिश कल्चर के अगेंस्ट थे और वो इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे थे। उनका मानना था कि हिंदुस्तान का कल्चर बहुत ही ब्यूटीफुल है और आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए उसको एक्सेप्ट करने में या उसको बहुत गर्व से अपनाने में। they were against the British culture. Of course, they were against untouchability and caste system. उनको पता था कि ये ऐसे सोशल इविल्स हैं जो समाज को पीछे की तरफ लेके जा रहा है। एंड इफ वी वांट टू डेवलप एज अ नेशन, वी हैव टू गेट रिड ऑफ दीज social evils like caste system and untouchability. They also promoted equality for all and they protested against the British rule in India. जितनी भी इनकी repressive policies थी ब्रिटिशर्स की और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस थे, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। तो ये हो गए आपके सोशल रिफॉर्मर्स जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इन द ग्रोथ ऑफ nationalism. Now, the role of press. Large number of newspapers were started like Amrit Bazar, Patrika, the Times of India, the Hindu, the Bengali. These were all newspapers written by the Indians. Now, these newspapers played a very significant role in developing a strong national sentiments among the Indians. Through the press, nationalism and the idea of democracy, liberty, freedom and equality was spread across the नेशन। भाई आप पेपर पढ़ोगे, ज्यादा से ज्यादा लोग अखबार पढ़ते थे तब के समय में और कोई सोशल मीडिया था नहीं, तो द ओनली सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन वाज द न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर के माध्यम से देशभक्ति की भावना लोगों में जगाई जाती थी। आर्टिकल्स ऐसे लिखे जाते थे जिससे कि लोग एकजुट हों, एक नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएं वो। नाउ the press also expressed or exposed the true nature of the British rule of in India and criticized their repressive policies. ये सारी policies अखबारों में छापी जाती थी ताकि हिंदुस्तानियों को जानकारी हो कि अंग्रेज कर क्या रहे हैं उनके साथ, कैसे उनका शोषण किया जा रहा है। It made possible the exchange of view among different social groups from different part of the country. Now the press made Indian aware of what was happening around the world. जितनी भी विदेशी खबरें थी वो भी प्रेस में छापी जाती थी, तो ताकि लोगों को ये जानकारी हो कि देश दुनिया में हो क्या रहा है, हिंदुस्तान में ही नहीं बाकी देश के लोग भी क्या कर रहे हैं, कैसे अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए लोग लड़ रहे हैं। तो that also played a very vital role in the growth of nationalism. So press was an important part of the growth of nationalism. अब आते हैं, एक क्वेश्चन आपके स्पेसिमेन पेपर में है, the press played an important role in the growth of Indian nationalism. Thus, the British saw the need for the curb on the press. Curb means to curtail, to put restrictions on the press. Mention any 3 points to analyze the role of press in the growth of nationalism. तो आप इनमें से कोई भी 3 points लिख सकते हो in your answer. So this is the factors that led to the growth of nationalism in India. Foundation of the Indian National Congress. कैसे स्थापना हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की? Now, after the revolt of 1857, that is during the late 19th century, there was a need for political organization, or because of the growing nationalism and political consciousness, there was
political organizations that were formed. Political organizations like Bombay Presidency Association, Madras Mahajan Sabha, Indian Association and Pune Sarvajanik Sabha. इस तरह की associations form हुई. लेकिन ये जो एसोसिएशंस थी वो लोकल लेवल पे थी और वहां के लोकल प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने तक सीमित रह गई. फॉर एग्जांपल किसी की भैंस चोरी हो गई, किसी की गाय ने दूध नहीं दिया, तो इन सारे छोटे ट्रिवियल प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने में ये एसोसिएशंस रह गई. देयर वाज अ नीड फॉर अ बिगर एसोसिएशन एट अ नेशनल लेवल. लेकिन उसकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्म होने से पहले कुछ और एसोसिएशंस फॉर्म हुए. फॉर एग्जांपल East India Association was formed by Dadabhai Naoroji. Now Dadabhai Naoroji को Grand Old Man of India भी कहा जाता है. ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, आता है. He was the first Indian to be the British member of Parliament. तो ये अपने आप एक ऑनर की बात थी कि ये पहले इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर थे. Now Dadabhai Naoroji wanted to inform the British about the grievances of the Indian people and suggest remedial measures. उनका मानना था कि द ब्रिटिशर्स वर जस्ट एंड गुड, कोई बुराई नहीं है उनमें, और अगर हम सही सिचुएशन हिंदुस्तानियों की अंग्रेजों को बताएंगे, उनके सामने रखेंगे, तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा. वो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के भी अगेंस्ट थे. वो इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के हैवी ड्यूटीज लगने के ऊपर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन जताया. उनका मानना था कि अगर हम ट्रू स्टेट ऑफ इंडियंस रखेंगे इंग्लैंड के सामने, देन द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन कुड बी रिजॉल्व्ड और इट शुड बी रिजॉल्व्ड. तो उनके जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की ब्रांचेस थी वो मुंबई, कोलकाता एंड मद्रास में थी. जो दूसरा एसोसिएशन था वो था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का एसोसिएशन, विच वाज कॉल्ड द इंडियन नेशनल एसोसिएशन, एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1876. Now it was an all India movement association. All the members of that associations were learned men, lawyers थे, professors थे, educated middle class थे, और उसकी जो ब्रांच थी वो बंगाल में थी and town outside the बंगाल. Now what was the objective? Objective ये था कि mass participation होना चाहिए in public movement. ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होंगे तभी अंग्रेजों पे हम एक दबाव डाल सकते हैं, एक प्रेशर बना सकते हैं हमारी मांगे पूरी करने के लिए. He also believed that strong participation will create a strong body of public opinion, uniting the Indians on the basis of common political interest, and he also promoted friendly relationship between Hindus and Muslims. तो ये इनके ऑब्जेक्टिव थे, ये इनका एम था कि एक बड़ा एसोसिएशन फॉर्म होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम को यूनाइट होके हमें काम करना चाहिए और ब्रिटिशर्स के सामने हमें एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन रखना चाहिए. नाउ जो इनके अचीवमेंट डिटेशन किया अगेंस्ट ऑल द रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स, दैट इज द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, द आर्म्स एक्ट, द lowering of the eligibility of ICS exam from 21 years to 19 years, सबके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई. उसके बाद जो एसोसिएशन आती है वो थी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो 1883 में फॉर्म होती है, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है वो फॉर्म होती है 1885 में, और वो इसकी मॉडल होती है, इसी से इंस्पायर्ड होती है. और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना करते हैं कोलकाता में. द मॉडल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस which was formed after 2 years. तो ये अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस इसी मॉडल पे बेस्ड थी. Now the second session of the Indian National Conference was held in 1885 at Kolkata, and at the same time Indian National Congress की भी का सेशन मुंबई में हो रहा था. अब जब दोनों के पर्पस सेम थे, ऑब्जेक्टिव सेम था, तो इन दोनों के मेंबर्स ने डिसाइड किया कि क्यों ना इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को मर्ज कर दिया जाए, और इस तरह दिसंबर 1886 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस मर्ज हो जाती है और एक नई पार्टी की स्थापना होती है, दैट इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस. नाउ फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी जो स्थापना होती है उसको एओ ह्यूम, रिटायर्ड ब्रिटिश मेंबर्स ऑफ आईसीएस ऑफर्ड टू हेल्प. इन्होंने, इनका बहुत बड़ा रोल होता है. अब अगर कोई इंडियन अगर इसे स्थापित करता तो हो सकता है कि ये जो एसोसिएशन है वो ब्रिटिशर्स इसे अपोज करते और
ये शायद बंद भी हो जाता, बट क्योंकि इसके फाउंडर मेंबर्स में एक ब्रिटिश ऑफिशियल, एक्स ऑफिशियल होता है सिविल सर्विसेज का, तो ब्रिटिशर्स इसको ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं। ये भी माना जाता है कि एक ब्रिटिशर के होने से जो जो कॉन्फ्रेंस है वो जो कांग्रेस है सॉरी, वो इजीली कम्युनिकेट कर पाएगी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ इंडिया। ये एक मीडियम बनेंगे टू कीप आवर डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो दैट वाज द पॉजिटिव साइड ऑफ एओ ह्यूम बीइंग पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नाउ हु वर द लीडर्स? जो बाकी लीडर्स थे एसोसिएशन के, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हो गए, दादा भाई नारोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, बदरुद्दीन तैयब एंड जस्टिस राणा डे, दे वर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ इंडियन ऑल इंडिया पॉलिटिकल बॉडी, और ये सब आ जाते हैं और मर्ज कर जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में। नाउ AO Hume, he founded the Indian National Union in 1884, and in December 25th, on December 25th, 1885, uh, due to the plague, the session of the Indian National Congress was cancelled. So the meeting was held at Mumbai in 1885 under the presidency of Vomesh Chandra Banerjee. That is, ये question पूछा जाता है, he who was the first president of Indian National Congress, that was W.C. Banerjee. तो ये याद रखिएगा आप. Now, Dada Bhai Naroji suggested a change of name from Union to Indian National Congress. पहले जो नाम था वो था Indian National Union, उसको change करके इन्होंने Indian National Congress नाम रखा, and that is how Indian National Congress came into being. अब aim and objective of Indian National Congress क्या था? To promote a friendly relation between all leaders from different part of the country, develop a feeling of national unity irrespective of caste and religion. हर धर्म के लोग इसमें participate करेंगे, member होंगे इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और नेशनल यूनिटी पे हम फोकस करेंगे, तभी हम अंग्रेजों के सामने एक टफ फ्रंट रख पाएंगे। अगर हम खुद ही आपस में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे अलग अलग लड़ते रहेंगे, तो हमारा जो इफेक्ट है, जो हमारी डिमांड है, वो वीक पड़ जाएगी। So this is what they demanded. The objective was that there should be a feeling of national unity irrespective of caste and religion. They also put together their popular demand and present them before the government. जो भी लोगों की डिमांड थी उसको बहुत मजबूती से सरकार के सामने रखना है, ताकि उन पे हम दबाव डाल सकें बदलाव करने के लिए, चेंजेस करने के लिए in their repressive policy, and to train and organize public opinion in the country. So this is the aim of the Indian National Congress, which eventually went on to become the largest freedom fighter political party in India, and today also it is one of the political parties of India. तो world की सबसे पुरानी political party जो है वो Indian National Congress है. Now, one marker question: name the first president of Congress, that is W.C. Banerjee. Mention any two objective of Indian National Congress. हमने जितने भी objectives अभी discuss किए हैं उसमें से कोई भी दो objective लिख लीजिएगा. ये आपके specimen paper के question है 2025 का. I hope the chapter is clear to you. Please do let me know if there is any doubt or any kind of help you need from me regarding the chapters. We can go for a live classes also, but for that I need your feedback, and we will work accordingly. Thank you everyone.